जैसा कि आपको पता है हमारी जो किताब है वो फर्स्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कॉल्ड रिलेटेड टू द प्रोज एंड सेकंड रिलेटेड टू द पोएम। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्रोज का कुछ पार्ट हम कर चुके हैं। हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पूरा करा दिया, उसके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। आज हम शुरू करते हैं पोएट्री। पोएट्री देखिए, ये पोएट्री है क्या? व्हाट इज पोएट्री? आखिर इसका मीनिंग क्या है? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट? इट्स ए हिडन मीनिंग। पोएट्री आप पढ़ते हो ना, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या कहना चाहता है, क्योंकि हमको कुछ बताया नहीं जाता। वी आर नॉट टोल्ड अबाउट इट्स बैकग्राउंड, about the mindset of the poet who wrote it. So how can we guess the real meaning of the poem? How can we understand its meaning? कैसे समझें हम इस पोएम को? तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि पोएट्री ये क्या है। ये एक हाईली इमेजिनेटिव, क्या होती है? हाईली इमेजिनेटिव फॉर्म होती है पोएट्री। पोएट की कल्पना ही तो होती है किसी चीज के बारे में। पोएट जब आपको अपने आप को दुखी महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है, कोई भी भाव उसके मन में आता है, वो कल्पना करता है, कल्पना में रहता है। तो ये क्या होती है? हाईली इमेजिनेटिव फॉर्म है। किसकी? फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज ए हाईली इमेजिनेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत से पोएट्स ने अपने अपने वाक्य में पोएट्री का वर्णन किया है। पोएट्री क्या है? जैसे एक प्रसिद्ध कवि हुए विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर पोएट हुए, उन्होंने कहा पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पोएट्री, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अपने आप जो विचार हमारे उमड़ते हैं मन में, अपने आप जो विचार आते हैं, वो पोएट्री है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ को कहता। दूसरे कवि कहते हैं पोएट्री द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में, पीस में, इंजॉयमेंट में। ये सौरभफुल पीस हो भले वो, उसमें जो हमारे विचार कलेक्ट होते हैं वो पोएट्री कहलाता है। अलग अलग कवियों का अलग अलग वर्णन है। किसी ने कहा पोएट्री द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। ये बहुत अच्छी बात है भाई। पोएट्री क्या है? पोएट्री मेड अप ऑफ वर्ड्स। द सेम वर्ड वी यूज इन प्रोज, द सेम वर्ड वी यूज इन पोएट्री। सो इट इज द बेस्ट वर्ड किसमें? इन बेस्ट ऑर्डर। अच्छे शब्दों को अच्छे क्रम में अगर हम जमा दें वही पोएट्री हो जाता है। किसी ने कहा इट इज अ ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रुथ। आपने 9वीं 10वीं क्लास में पोएट्री पढ़ी है। सुंदरता का वर्णन किया गया, प्राकृतिक सुंदरता का बहुत वर्णन किया है, हमने पोएट्री पढ़ाई है आपको। तो ये क्या है? ये ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रूथ। जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है या मानवीय सौंदर्य है, कैसा भी सौंदर्य हो, उसको जो सच्चे अर्थों में व्यक्त किया जाता है वो पोएट्री कहलाता है। अब ये पोएट्री क्या है? देखिए, पोएट्री ये हाईली सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? सब्जेक्टिव फॉर्म। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। पोएट क्या सोचता है किसी चीज के बारे में, हमारा सभी का किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जो थिंकिंग है दैट मे बी डिफरेंट टू वन अनदर है। सो व्हाट वी थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, ये सब्जेक्टिव थिंग। सो पोएट्री क्या है? एक सब्जेक्टिव थिंग है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, कोई व्यक्ति पोएम लिखता है, कोई व्यक्ति पोएम लिखता है, कोई कवि अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो क्या उन विचारों को पढ़ाया जा सकता है? कैन इट बी टॉट? कैन इट बी टॉट? क्या मैं आपको पोएट्री को पढ़ा सकता हूं?
इज इट पॉसिबल? संभव है क्या मैं आपको कोई पोएट्री पढ़ा दूं? क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी इंपल्स है पोएट्री कंपोजिंग का, प्राइमरी इंपल्स क्या है? द प्राइमरी इंपल्स ऑफ कंपोजिंग ए पोएम इज attainment of joy. Yes. What is the primary impulse of composing a poem? Is attainment of joy. आनंद की प्राप्ति। मैं पोएट्री का कब लिखता हूँ, पोएट्री कब कंपोज करता हूँ? आप भी कोई गाना गाते हैं ना, आनंद की स्थिति में ही तो गाते हैं। पोएट्री क्या है? सॉन्ग क्या? गाना भी तो एक पोएट्री है। आप गाना गाते हैं, आनंद की अवस्था में गाना गाते हैं, जब आपको प्रसन्नता होती है या अपने दुख को व्यक्त करना चाहते हैं। एक एक्सटेटिक पोजीशन में जब हम होते हैं तो हमें एक ऐसी फीलिंग अंदर से आती है कि हम पोएट्री को गाते हैं, कंपोज करते हैं और आनंद, तो ये हुए अटेनमेंट ऑफ जॉय। क्या हो पोएट्री? इट्स ए प्राइमरी इंपल्स उसकी वो अटेनमेंट ऑफ जॉय। और ये जो पोएट है, पोएट फील्स ग्रेट जॉय किसमें? इन कंपोजिंग ए पोएम। कंपोजिंग ए पोएम ये। और वी हैव टू कन्वे दिस जॉय टू द स्टूडेंट्स। ए टीचर, बीइंग ए टीचर, आई हैव टू कन्वे दिस जॉय टू यू। मुझे इस आनंद को आप लोगों को कन्वे करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? क्योंकि जैसे देखिए आपको प्रोज भी पढ़ाया, प्रोज के लैंग्वेज और वर्ड तो सेम होते हैं लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है ना? तो अब सवाल उठता है हमें इस पोएट्री को समझने के लिए क्या करना होगा, ये हमें जानना है। जब हम इन स्टेप से गुजर जाएंगे, व्हाट वी हैव टू डू टू अंडरस्टैंड ए पोएम। कैसे समझ सकते हैं? जब इन स्टेप्स को समझ जाएंगे तो हम किसी भी पोएट्री को आनंद उठा सकते हैं। वी कैन एंजॉय the inner aspect of the poetry. If we go through such steps, we can understand such particular steps we have to follow to understand a poem. Then we can completely understand, we can completely enjoy the poetry. और वो स्टेप्स क्या है देखिए, हम आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन पेपर में कोई पोएम के बारे में आपको पूछा जाए, कोई स्टैंजा क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए दिया जाए, तो आप उसको कैसे समझें? हमें रटना नहीं है। नो, देयर इज नो नीड टू टेक वर्ड्स फ्रॉम कमिंग। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गो थ्रू सम स्टेप्स। और वो स्टेप्स कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द पोएम, we have to identify stanza form. First of all, when we are going through a poem, we have to identify the stanza form. stanza में पता है कि 2 लाइन का भी हो सकता है, 4 लाइन का भी हो सकता है, अधिक लाइन का भी हो सकता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो ना दोहा। रामायण में चौपाई होती है, दोहे होते हैं, वो स्टेंजा ही तो कहलाता है। पद, हिंदी में जिसको कहते हैं पद, स्टेंजा फॉर्म। हमें पहले वो देखना है स्टेंजा कितने लाइन का है, 2 लाइन का है, 4 लाइन का है, अधिक 8 लाइन का है, क्या है? हमें सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेंजा फॉर्म। देन नंबर 2, वी हैव टू फाइंड आउट मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द मीटर यूज इन ए पोएम। उसमें कौन सा मीटर, कौन सी लय, क्या व्यवस्था है जो उसमें स्टेंजा में काम में ली गई है, उस पोएम में काम में ली गई। तुम देखिए, गीत गाते हो, गाने गाते हो, हर एक की लय अलग होती है। कहीं उतार आता है, कहीं चढ़ाव आता है, कहीं किसी शब्द को कैसे बोला जाता है। तो ये हमको उसके मीटर को पहचान होता है, विच मीटर हैज बीन यूज्ड इन दैट गिवन स्टेंजा। उसके बाद we have to locate the figures of speech. In earlier classes, I have also taught you about the figures of speech.
लेकिन अब फिर बताऊंगा। इसके बाद हमें किसको लोकेट करना है कि विच फिगर्स ऑफ स्पीच द पोएट हैज यूज्ड इन द गिवन पोयम। आखिरकार कवि ने अपनी इस कविता में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद वी हैव टू डिटरमाइन द राइम स्कीम। हमको उसकी राइम स्कीम को डिटरमाइन करना पड़ता है। उसकी जो स्टेंजा होते हैं ना, उनकी जो लाइन पढ़ते हैं, उसके लास्ट में जो वर्ड आते हैं, उससे मैं आपको पहले बता चुका हूं, वी हैव टू डिटरमाइन द राइम स्कीम। उसकी राइम स्कीम को मालूम करेंगे, और जब राइम स्कीम हमको मालूम हो जाएगी, देन वी विल थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। उसके बाद हम देखेंगे विचार किस तरह से यहाँ पर डेवलप होते हैं। पोएट कहां से स्टार्ट करता है, वेयर ही स्टार्ट्स एंड अप टू व्हेन, अप टू देयर, अप टू वेयर ही गोज, which thing he described, how he described, when he fluctuates, how he tells about anything। हमको उसके थॉट्स का जो डेवलपमेंट है उसके बाद देखना है, और लास्ट में जब हम इन स्टेप से गुजर जाएंगे तब हम उसे एनालाइज करेंगे पोएम, तब उसे एनालाइज करेंगे। ये 6 स्टेप्स अगर हम फॉलो करें, if we follow all these 6 steps, we can easily understand a given poem. Either we are acquainted or we are not acquainted with that earlier. We can understand each. और it depends on practice. कितनी प्रैक्टिस आप किसी पोएम को समझने में करते हो, इस बात पर ही डिपेंड करता है। तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जब हम किसी पोएट्री को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टैंजा फॉर्म, देन मीटर, देन फिगर ऑफ स्पीच, देन राइम स्कीम, देन डेवलपमेंट ऑफ थॉट, एंड देन लास्ट एनालाइजिंग। अब देखिए कैसे ये जो होता है, क्योंकि ये जो हमें एक्सप्रेशन होता है, पोएट्री क्या है? पोएट्री एक्सप्रेशन ही है ना, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट हमारे विचारों का प्रकटीकरण तो है पोएट्री है। और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को पोएट अपने इस अर्ज को कैसे सेटिस्फाई करता है? पोएट्री लिख के सेटिस्फाई करता है। अब देखिए, अब इसमें वो क्या करता है, जितनी भी रेटोरिकल डिवाइसेज है पोएट के पास, जिनके बारे में वो यूज करना चाहता है, वो सारी रेटोरिकल सोर्सेज, जैसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो, जैसे सिमिली होती है, मेटाफर होता है, इनके बारे में तो आप जानते हैं, हम पढ़ा चुके। सिमिली है, मेटाफर है, और आपके स्पेलिंग से, पंक्चुएशन से, स्पेलिंग से करता है कोई अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए सारी चीजों को यूज करता है। जैसे कि देखिए, इसी वजह से टी.एस. इलियट बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने क्या है, पोएट्री क्या है? पोएट्री उन्होंने कहा था ए डिस्टर्बेंस। पोएट्री इज ए डिस्टर्बेंस इन कन्वेंशनल थॉट्स। में फोन आ रहा है, कन्वेंशनल थॉट, वो विचारधारा चली आ रही है, वो जो प्राचीन भाषा लैंग्वेज, उसका एक डिस्टर्बेंस ही है, इसलिए उन्होंने इसको ये कहा था। अब देखिए फिर सवाल उठता है, ये जो पोएट्री है, अब जब हम समझेंगे तो जितने भी रेटोरिकल पार्ट, हमने सिमिली का प्रयोग किया है, मेटाफर का प्रयोग किया है, स्पेलिंग्स का प्रयोग किया है, और पंक्चुएशंस का प्रयोग किया, उनको समझने के एफर्ट्स हमको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जब हम इस एफर्ट्स को कर लेंगे तो हम पोएट्री को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे कैसे प्रयोग होता है भाषा, क्योंकि सिंबल्स, मैंने आपको पहले बताया, पोएट्री में एक चीज का बहुत अधिक प्रयोग होता है, सिंबल्स। कहीं पर वर्षा को सिंबल के रूप में लिया जाता है, कि मौसम की किसी विशेष चीज को सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर भाषा में शब्दों का जो प्रयोग है, मैंने तुमको बताया, नो वर्ड हैज ए डेफिनेट मीनिंग, एवरी वर्ड हैज ए सिचुएशनल मीनिंग।
तो वर्ड को जिस सिचुएशन में हमने यूज किया उस सिचुएशन को वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हिंदी में तुमने सुना होगा कनक कनक से सौगुनी, मादकता दिखाए। अब कनक दो शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, हमें उसकी सिचुएशन को फॉलो करना है। तुमने सुना होगा वो कहावत, वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। अब बेर सब दोनों बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। हमें उस कंटेक्स्ट को समझना है, उस बात को समझना है, कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किस सिंबल का प्रयोग किया गया है, कहाँ सिंबली का प्रयोग है, कहाँ मेटाफर का प्रयोग है, कहाँ पंक्चुएशन का प्रयोग है, कहाँ स्पेलिंग का प्रयोग है। व्हेन we are able to understand these words and when we go through such steps we can understand a given poetry easily। ये पोएट्री अंडरस्टैंडिंग के कुछ स्टेप्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर इनको सेपरेटली कंसल्ट करता हूँ, हम इन्हें कैसे समझेंगे उस प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।